आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, यानी कि एलएलबी में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, यानी भारतीय संविधान। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ पे एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के बारे में बताऊँगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, और उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनमें क्या पढ़ाया जाता है। ये 2024 और 2025 का मेरे पास है, तो उसको रिलेटेड लेके मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है और कैसे उसको लेके चला जाता है आगे। तो ये उसका सिलेबस है सारा का सारा, जो अब आप देखेंगे। यूनिट 1 में हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में ही नहीं पढ़ाया जाता है। आपने सिलेबस में देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 करके होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 करके होता है। तो उसमें क्या अंतर होता है, देखो 1 और 2 का ये अंतर होता है कि आधा, यानी कि हम इसको कैसे समझें, आप यहां तक देखो एक बार। फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि आर्टिकल जो हमारा प्रेसिडेंट वाला स्टार्ट होता है, उससे जस्ट पहले हमें रोक दिया जाता है, और प्रेसिडेंट आगे जाके फिर स्टार्ट होता है दूसरे सेमेस्टर में। क्योंकि एकदम से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखो 11वीं में 12वीं में या हमें जो पढ़ाया जाता है वो बहुत छोटा सा उसका पार्ट होता है, पर उसका डीपली एक्सप्लेन यहाँ पे हमें मिलता है आगे जाके। या आप इसको बीए में करेंगे, या मतलब जिसमें भी आपका पॉलिटिकल साइंस को कॉन्स्टिट्यूशन आता हो, तो उसमें फिर थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, और लॉ में उसको इस हिसाब से दिया पढ़ाया जाता है आपको। तो इसमें कैसे पढ़ाएंगे वो हम आपको इसमें आगे समझा देते हैं अभी, कि पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ाया जाता है। पहले यूनिट में हमें पढ़ाया जाता है प्रीएम्बल, यूनिट 1, और ये रहा हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में वही बेसिक प्रस्तावना क्या होती है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। आपने अगर 11th 12th या कोई भी सरकारी स्कूल की किताबें देखी, उसमें पहले पेज पे प्रीएम्बल भी स्टार्ट होता है, लिखा होता है प्रीएम्बल, हम भारत के लोग करके। तो वो प्रीएम्बल होता है, तो वो अच्छे से डीपली समझाया जाता है, एक एक वर्ड का मीनिंग कि क्या होता है, क्यों होता है, उससे क्या बेनिफिट है आम आदमी को। फिर हमें बताया जाता है सिटीजनशिप के बारे में, कि कौन कंट्री का सिटीजन होता है, कैसे सिटीजनशिप ली जाती है। फिर होता है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। देखो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये बढ़िया लगेगी। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी अथॉरिटी को बताता है कि वो स्टेट कैसे होती है, आप अपने फंडामेंटल राइट कैसे क्लेम करोगे। हमें कई लोगों को पता लगता है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो 14 से स्टार्ट होते हैं, पर नहीं, 12 और 13 ये जो दो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके बिना, इनको अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर फंडामेंटल राइट समझने का आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यही तो उसकी बेसिक कोर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो हमें उसमें स्टेट के बारे में पढ़ा जाता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, ये सब जो भी रूल बनाती हैं, कानून बनाती हैं, उनको लेके। पर यहाँ पे जुडिशरी स्टेट की उसमें नहीं आती। जुडिशरी क्यों नहीं आती? क्योंकि जुडिशरी देखो, जुडिशरी आती भी है, जुडिशरी नहीं भी आती, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। वो मैं इस क्लास में आपको इतना डीपली नहीं ले जा सकता, मैं आपको ऊपर ऊपर का एक ओवरव्यू बताने वाला हूँ। फिर हमें पढ़ा जाता है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडर आर्टिकल 13। ये मैं आपको, अगर आप बुक से भी समझना चाहो तो मैं बुक से भी आपको समझा दूंगा। फिर हमें एक लीडिंग केस, लीडिंग केस बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं होता कि ये जो लिखा पढ़ा बस यही बताएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे, नहीं, लीडिंग केस बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे ही आपको समझाए जाते हैं इसके अंदर। फिर हमारी बारी आती है यूनिट 2 की। अब यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ा जाता है, पहले देखो, अब ये रहा आर्टिकल 14, यानी कि फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो गए, पर स्टार्ट वो यहाँ से हो जाते हैं, पर कई लोगों का मानना होता है कि वो यहाँ से होते हैं। तो अलग अलग ओपिनियन होते हैं लोगों के, सबको हमें सुनना चाहिए, फिर हमें अपने एक अपना ओपिनियन बना के हमें रखना चाहिए अपने पास। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिजर्वेशन पॉलिटी, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस। समझे कि प्रेस को जो फ्रीडम मिली है वो कैसे मिली है, वो भी हमको पढ़ाया जाता है। और ये रहा एक इसका केस लॉ। केस लॉ बहुत सारे होते हैं, मैंने फिर आपको बता दूं, और वो समझने के ऊपर होता है कौन सा आदमी कहाँ पे समझ के पा रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये पढ़ाया जाता है। फिर अब हम आगे जंप करते हैं। ये रहा आपका यूनिट 3 में हमें पढ़ाया जाता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, आर्टिकल 20, फिर 21,
22, 23, 25 से 28 और 24। राइट टू रिलीजन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी हमें पढ़ा जाता है। ये केस आपने समझ लिया, समझ लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिया। फिर हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 20, 30, 29 और 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिट की बात हो गई है, तो अब यहाँ पे समझने लायक बात जो है वो क्या क्या है, वो ये है कि पहले तो आप इसको बहुत ज़रूरी तरीके से ये समझो कि आर्टिकल 12 क्या होता है। फिर आर्टिकल 12 आपने समझा, 13 समझा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी फंडामेंटल राइट कहना क्या चाह रहे हैं, उनका हमको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। फिर हम समझेंगे ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये समझ लिया हमने अपना संविधान का मेन चीज़ जो है वो समझ ली। फिर हमारी बारी आती है DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये हमारा केस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे हमें आगे ले जाके समझना है। अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा एक चीज़ और समझा देते हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारी बुक लिखी पड़ी हैं, और भी इनके अलावा भी बहुत सारी बुक होती, पर ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं को बुक लेके और सीधा पढ़ने लग जाना है और आपको तुरंत समझ में आएगी, नहीं। इसके अंदर बहुत सारी बुकें होती हैं, अलग अलग बुक, अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बुक है सिरवई, HM सिरवई। ये बुक 3 वॉल्यूम में आती है, समझे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। ये बुक को हर कोई नहीं पढ़ पाता, इतनी मतलब डीपली है ये, इतनी थोड़ी वोकेबलरी भी हाई है। तो आप वो बुक लेना कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जो आपको समझ में आए, उसके अलावा आप कोई भी कुछ भी करना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले वो बताया था, आपका वेयर एक्ट मैंने दिखाया था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। आप उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करना। बुक में तो एक कॉमेंट्री होती है, वो तो एक अलग चीज़ है। बेयर एक्ट के थ्रू आप पढ़ोगे तो वो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसके अंदर, पर धीरे धीरे आप जब समझोगे तो वो आपको समझ में आएंगे। आगे आप बताना आपको और क्या पढ़ना है, हम आपको वही पढ़ाएंगे।